हेलो फ्रेंड्स, बशारा सिक्योरिटी के चैनल पे आपका स्वागत है। हम सब जानते हैं किसी भी इंडिविजुअल को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट, इमरजेंसी फंड होना चाहिए। सेकंड, अर्निंग मेंबर का टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए और थर्ड, हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। ऐसा देखा गया है कि जब भी हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो बिना हम जाने और समझे टर्म्स एंड कंडीशंस को बिना पढ़े हुए हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और बाद में हम जब हॉस्पिटलाइजेशन आता है तो हमें देखते हैं कि एक क्लेम का एक बड़ा पोर्शन हमें अपने पॉकेट से देना पड़ता है। तो और उस समय हमें शॉक लगता है कि इंश्योरेंस कवर लेने के बाद भी हमें अपने पॉकेट से देना पड़ रहा है। तो आइए आज जानते हैं कि किस किस पॉइंट को हमें ध्यान देना है जब हम नेक्स्ट टाइम कभी भी अपना हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेने जाए तो उसमें सबसे पहला है को पे पेमेंट क्लॉज। इस पेमेंट क्लॉज के अंदर क्या होता है कि जब अगर ये पे क्लॉज रहता है तो उस कंडीशन में हमारा प्रीमियम अमाउंट कम हो जाता है, लेकिन उस वक्त अगर हॉस्पिटलाइजेशन या कुछ होता है तो ये बेसिकली सर्टेन परसेंटेज बेस होता है, 10%, 20% ऐसा। तो वहाँ पे हमें इंश्योरेंस कंपनी उस उतने परसेंटेज काट कर बियर करती है और बाकी का अमाउंट खुद पे करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने 5 लाख का सम एश्योर्ड लिया हुआ है और 20% कोपे क्लॉज है। तो अगर हमारा हॉस्पिटलाइजेशन हुआ और मेडिकल बिल 1 लाख का आया तो इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 80,000 पे करेगी, 20,000 हमें खुद के पॉकेट से देना है। सेकंड है रेस्ट्रिक्शंस ऑन रूम रेंट लिमिट। यहाँ पर रूम रेंट लिमिट जो है वो पर डे का फिक्स रहता है। तो मान लीजिए अगर हमारा हॉस्पिटलाइजेशन होता है और हमारा वहाँ पे रूम रेंट फिक्स है 5,000 रुपीज़ का पर डे का, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन के समय हम सोचते हैं नहीं, हमें कुछ अच्छे वाले रूम में चला जाना चाहिए, वहाँ उसका रेंट है 10,000 रुपीज़। तो हम ये सोचते हैं कि हमको खाली उसको 10,000 देना, पर ऐसा नहीं होता है। उस कंडीशन में रूम से रिलेटेड जितने खर्चे हैं सब डबल हो जाएगा उस प्रोपोर्शनेट में। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है और हमें रूम रेंट लिमिट को फिक्स नहीं करने देना है अपने इंश्योरेंस पॉलिसी में। थर्ड है डिजीज वाइज सब लिमिट। पॉलिसी के अंदर कुछ डिजीज है जो कि उसका सब लिमिट दिया होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर नी रिप्लेसमेंट है तो रुपीज 1.5 लाख पर नी, कैटरेट है तो रुपीज 50,000 पर आई। अब अगर हम ऑपरेशन के समय इससे ऊपर के खर्चे में जाते हैं तो जो एक्सेस मनी है वो हमें अपने पॉकेट से पे करना पड़ता है। तो हमें अपने एडवाइजर से पहले ही लिस्ट ले लेना चाहिए कि डिजीज वाइज कैपिंग क्या है, नहीं है, और हमें प्लान विदाउट सब लिमिट के ऑप्ट करनी चाहिए। फोर्थ है वेटिंग पीरियड क्लॉज। जब हम पॉलिसी लेते हैं तो ऑल इलनेस एक्सेप्ट एक्सीडेंट 30 डेज का वो वेटिंग पीरियड रहता है फ्रॉम द डेट ऑफ पॉलिसी टेकिंग। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज में 2 to 4 ईयर यूजुअली उसका वेटिंग पीरियड रहता है और ये इंश्योरर अलग अलग इंश्योरर का अलग अलग ये रहता है, लेकिन नॉर्मली ये 2 to 4 ईयर्स रहता है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज में। वेटिंग पीरियड रिड्यूस हो सकता है जब हम रिन्यू करते हैं या पोर्टिंग करते हैं अपने पॉलिसी को। तो कुछ प्लान ऑफर करते हैं हमें बाई बैक ऑप्शन को रिड्यूस करने का वेटिंग पीरियड प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का खासकर। इसके बाद आता है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। यहाँ पे प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस है वो मिनिमम 30 डेज रहता है और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस 60 डेज रहता है। अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी का ये अलग अलग है, लेकिन मिनिमम 30 और 60 डेज रहता ही है। इसके बाद है 6 डे केयर ट्रीटमेंट। यहाँ पर जो कुछ ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं जिनको कि 24 आवर्स के अंदर हमें 24 आवर्स के अंदर हमें हो जाता है ट्रीटमेंट, लाइक कैटरेट सर्जरी, डायलिसिस, साइनस सर्जरी, केमोथेरेपी एक्सेट्रा। तो ऐसे ट्रीटमेंट का हॉस्पिटलाइजेशन एक दिन से कम होता है तो हमें चेक करना है कि हमारा पॉलिसी ए डे केयर प्रोसीजर कवर करता है कि नहीं। नेक्स्ट आता है अल्टरनेट ट्रीटमेंट। आजकल हमने देखा है कि हम ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक में भी करा रहे हैं। तो हमें ये चेक करना है कि ट्रीटमेंट पॉलिसी इसके अंदर अवेलेबल है या नहीं, जो कि आयुष के नाम से जाना जाता है। तो ये थी कुछ इंफॉर्मेशन हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। तो ये हमें इंश्योरेंस लेते समय हमें इसे ध्यान रखना चाहिए, तो हमें जो एक्स्ट्रा पैसा अपने पॉकेट से चार्ज होता है इससे हम बच सकेंगे। तो ये थी इंफॉर्मेशन। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।